Hello everyone, welcome to B2A Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. बेटा आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वेरी स्टार्टिंग से फ्रॉम क्लास 11 से मैं आपको zoology कवर कराऊंगी फ्रॉम द चैप्टर 1. तो आज से हम इस सीरीज में क्लास 11th के चैप्टर 1 से बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की और ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे अब मैं एक एक चैप्टर करके आपको सिर्फ उतना पार्ट बताऊंगी जो एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लस जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस जो आपको जानना थोड़ा एक्स्ट्रा जरूरी है. सो वी विल बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर. सो टाइम वेस्ट के बिना अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज एनिमल टिश्यूज. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एनिमल टिश्यूज से. टिश्यूज उसके लिए पहले पता होना चाहिए क्या होते हैं. प्लांट टिश्यूज के बारे में आप बॉटनी में पढ़ते हो, एनिमल टिश्यूज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो ये बताओ कि टिश्यूज होते क्या है ना. सबसे पहले हम अगर टिश्यूज के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यू हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है. तो टिश्यू बेटा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है. टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स. चलो भाई मान लिया कि सेल्स का गुच्छा है, उसको टिश्यू कहते हैं. क्या किसी भी सेल के गुच्छे को टिश्यू कह देंगे? बिल्कुल नहीं. इस गुच्छे की, इस बंडल ऑफ सेल्स की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके बाद आप इसको टिश्यू बोल सकते हो. ठीक है, क्या क्या? इस ग्रुप ऑफ सेल में जितनी भी सेल्स हैं उसका सेम तो ऑरिजिन होना चाहिए. ऑरिजिन बोले तो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा भाई, एक्टोडर्म होती है, मीसोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, जो हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब हम भ्रूण थे तब बनती थी, जिससे हमारी बॉडी की सारी टिश्यूज और सारे ऑर्गन्स और सारा बॉडी बना है. तो कोई एक टिश्यू बेटा एक ही ऑरिजिन की होगी. कोई एक टिश्यू, मान लो स्किन की बात करते हैं, अगर मेरी स्किन एक टिश्यू है तो या तो ये एक्टोडर्म से बनी होगी, या स्किन मीसोडर्म से बनी होगी, या स्किन एंडोडर्म से बनी होगी. तो कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू किसी एक ऑरिजिन से बनी होती है, उसमें जितनी भी सेल्स होती हैं. दूसरी बात, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं बेटा, उसमें दो चीज़ों की बात करेंगे. एक उनके स्ट्रक्चर की और एक इनके फंक्शन की. तो एक बात बताओ, हमने टिश्यू बनाया ही क्यों? इसीलिए तो ताकि वो सेल्स का जो ग्रुप है वो साथ में आके कोई एक पर्टिकुलर काम कर सके. तो फंक्शन तो सेम ही जाएगा. ये सारी सेल्स एक टिश्यू बना के कोई एक पर्टिकुलर एम है इनका, कोई एक ही मंजिल है इनकी, कोई एक ही काम करना है इनको, तो फंक्शन सेम जाएगा. लेकिन बेटा इसमें जो सेल्स का स्ट्रक्चर है, हो सकता है वो सेम भी हो या वो डिफरेंट भी हो सकता है. स्ट्रक्चर कैन बी सेम और डिफरेंट. तो टिश्यू की एक्चुअल करेक्ट डेफिनेशन यही बनती है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सेम ओरिजिन, सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन. तो ये होता है टिश्यूज, जो आपको बचपन से पता है, आप पढ़ते आते हो. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल. बस आप इन कुछ बातों का ख्याल रखोगे. ठीक है, आपको टिश्यू की इंपॉर्टेंस भी पता है बेटा. जब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम और उसमें हम पढ़ते हैं पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स, ऐसे करके, तो बेटा बस जब बताओ कि जब पहली बार ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, पहली बार धरती पे जानवर आए होंगे, तो उनके पास सबसे पहले सिर्फ क्या बना होगा? सेल्स. धीरे धीरे थोड़ी एडवांसमेंट हुई होगी तो सेल्स ने मिल के बनाया होगा टिश्यू, और फिर बड़ी सारी टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बनता चला गया. तो जिनके पास सिर्फ सेल्स थी बेटा, उनमें बड़ी लड़ाई होती थी कि कौन कौन सा काम करेगा. मान लो कुछ सेल्स का तुमने गुच्छा बना दिया, बस ऐसे ही नॉर्मल ये सेल्स का गुच्छा है. अब इन्हीं सेल्स में कोई डिवीजन ही नहीं है कि किसको डाइजेशन करनी है, किसको एक्सक्रीशन करनी है, किसको रेस्पिरेशन करना है. तो बड़ी लड़ाई होती है. जैसे अभी लॉकडाउन में घर के सारे काम हमने करने थे तो बड़ी लड़ाई होती थी, कौन भाई कपड़े धोएगा, कौन खाना बनाएगा, कौन बर्तन धोएगा. तो हमने क्या किया, अगली बार जब हम अगले फाइलम में आए और नए नए ऑर्गेनिज्म आए तो टिश्यू बना दिया. टिश्यू बनाने से क्या फायदा हुआ? ये एक टिश्यू बन गई,
ये दूसरी टिश्यू बन गई, ये तीसरी टिश्यू बन गई, और इनको हमने काम असाइन कर दिया कि तेरा काम है डाइजेशन करना, तेरा काम है रेस्पिरेशन करना, इस वाली टिश्यू का काम है एक्सक्रीशन करना। अब इससे फायदा क्या होगा, काम बढ़ गए, कोई लड़ाई नहीं होगी और डेली के सारे काम बड़े ही सिस्टमैटिकली हो जाएंगे। तो ये होता है टिश्यू बनाने का फायदा। क्या फायदा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, हर काम बांट दिया गया है। बांटने से क्या फायदा होगा, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और सारे काम सिस्टमैटिकली अपना अपना टिश्यू अपना अपना काम देख लेगा और सारे के सारे काम सिस्टमैटिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो यही टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं हम अपनी बॉडी में। ठीक है, अब देखो अपनी बॉडी में कौन कौन से टाइप के टिश्यू हैं। अपनी बॉडी में बेटा एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें, एनिमल टिश्यूज, तो ये ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम अपनी बॉडी में जितने भी टिश्यू है उनको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। क्या क्या, ये देखो, पहले को कहते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी टिश्यू हमारी बॉडी में बनती है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड टिश्यू हमारी बॉडी में बनती है कनेक्टिव टिश्यू। अगली टिश्यू हमारी बॉडी में होती है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और एक और अपनी बॉडी में टिश्यू होती है दैट इज नर्वस टिश्यू। अब इन टिश्यू के अंदर बहुत सारी टिश्यूज हैं बेटा, पर हमने ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है कि भैया मेरी बॉडी में कहीं पे एपिथेलियल है, कहीं कनेक्टिव है, कहीं मस्कुलर है, कहीं नर्वस है। अब तुम ध्यान से सुनो, जहां जहां एपिथेलियल होगी बेटा ये 2 ही काम करती है, या तो किसी चीज का ढक्कन बनाएगी, कवर बनाएगी, और या फिर किसी खाली जगह को लाइन करेगी, लाइनिंग बनाएगी। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू देखो नाम से ही पता चल रहा है कनेक्ट करने का काम करती है, हड्डी को हड्डी से, हड्डी को मसल से। आपका जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी जो हड्डियां हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, बड़ी सारी इसमें कनेक्टिव टिश्यू करेंगे अपन। ये हमारी बॉडी में इन चारों में से सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्ट करना, कनेक्ट करना बेटा। प्लस और क्या क्या कनेक्टिव टिश्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो मस्कुलर टिश्यू कहीं पे भी आएगी, मतलब इसमें मसल्स हैं, और मसल्स का काम होता है मूवमेंट करना। अगर मसल्स ना होती तो मूवमेंट नहीं होती। आपको क्या लगता है ये हड्डी मूव करती है? ना ना, हड्डी के साथ मसल लगी हुई है, वो उसको मूव कराती है। तो मसल को हम मूव कराते हैं अपने ब्रेन से सिग्नल देके, फिर मसल हड्डी से चिपकी हुई है उसको लेके मूव कर जाती है। तो मस्कुलर टिश्यू का काम है मूवमेंट करना। मान लो खाना पेट में गया और एकदम से मिक्सर ग्राइंडर की तरह चल रहा है, तो वहां बेटा मसल्स लगी हुई है उसको ऐसे चलाने के लिए। ठीक है, खाना यहाँ से उतर रहा है, आपको पता है पेरिस्टाल्सिस होती है, ऐसे ऐसे खाने को धक्का मारा जाता है ईसोफेगस में, तो वो भी वहां पे मसल्स लगी हुई है ईसोफेगस की दीवार में, जो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही हैं। तो जहां पे भी मूवमेंट चाहिए किसी भी प्रकार की, वहां पे आप मस्कुलर टिश्यू लगाओगे। और फिर आता है बेटा नर्वस टिश्यू। आपका ब्रेन, आपके ब्रेन में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में ये जितना भी मैसेज का आना जाना हो रहा है, आप अपनी मर्जी से डांस कर पा रहे हो, आप मैसेज देके बोल पा रहे हो, सब कुछ नर्वस टिश्यू की वजह से। यानी नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारे बेजे में टिश्यू भरा हुआ है वो कौन सा है, नर्वस टिश्यू। ठीक, तो ये तो ब्रॉडली है बेटा कि अपने पास एनिमल्स में अपनी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू हैं। कहीं पे किसी चीज का कवर बनाना है, एपिथेलियम लगाओ। कोई खाली जगह को लाइन करना है, एपिथेलियम लगाओ। किसी चीज को जोड़ना है, कनेक्टिव लगाओ। कहीं मूवमेंट करनी है, मस्कुलर लगाओ। और बेटा ये जो ब्रेन में सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराना है उसके लिए नर्वस टिश्यू लगाओ। तो अपन क्या करेंगे, एक एक टिश्यू करके स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। चलो, सबसे पहले अपन ले लेते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अभी बताया एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है। एपिथेलियल टिश्यू या तो बेटा कवरिंग बनाती है,
और या तो किसी चीज की लाइनिंग बनाती है। अब तुम बोलोगे मैम कैसी कवरिंग और कैसी लाइनिंग की बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक बात समझाने जा रही हूँ तुमको, जिसके टर्म्स तुमको कई जगह कंफ्यूज करेंगे। ध्यान से देखो, ये मान लो किसी की बॉडी है, ठीक है, तुमको पता है बॉडी के अंदर ऑर्गन्स ऐसे ही नहीं भरे हैं बेटा, हमने पहले इस बॉडी के अंदर एक खाली ड्रम रखा है, एक खाली ड्रम रखा है। ये ड्रम थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं आपको ठीक बना, ये एक खाली ड्रम रखा हुआ है बेटा। इसी खाली ड्रम को तुम क्या कहते हो? इसी खाली ड्रम को तुम सिलोम कहते हो। और इसी सिलोम के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स रखे हुए हैं। तो पहले तो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर तुमने खाली ड्रम रख दिया, और फिर बेटा यहाँ बीच में एक डायफ्रागम डाल दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो खाली जगह है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तो बेटा ये ऊपर का हो गया, इसको तुम कहते हो थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। और एक ये नीचे वाली जगह हो गई, कैविटी हो गई, कैविटी मतलब खाली जगह, तो ये हो गई बेटा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो इस तरह हमारी बॉडी में पहले एक खाली ड्रम रखा है जिसको हम सिलोम कहते हैं, बीच में बेटा डायफ्रागम आ गया, जिस डायफ्रागम ने उस खाली ड्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली कैविटी को, खाली जगह को हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, और नीचे वाली कैविटी को, खाली जगह को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब जब इतना बेसिक सीख ही रहे हैं तो थोड़ा सा और सीख लेते हैं। तो बोलेंगे मैम पेल्विक कैविटी भी तो पढ़ते हैं, वो कहाँ चली गई जब दो ही कैविटी है? तो बेटा एक्चुअल में पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट है। एब्डोमिनल कैविटी के बेटा नीचे नीचे के इस रीजन को हम, लास्ट के रीजन को पेल्विक कैविटी कहते हैं, पेल्विक कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब चलो देखो, अभी मैंने तुमको क्या बोला कि कहीं पे भी कवर बनाना है या कहीं पे भी लाइनिंग करनी है तो एपिथेलियल टिश्यू का यूज करोगे। मैं ऐसे मान लेती हूं कि मैं यहाँ पे ऐसे स्टमक रख देती हूँ, ठीक है बेटा, स्टमक की खुद की भी तो कोई दीवार होगी कि नहीं होगी? मान लो इतनी मोटी दीवार है उसकी, ऐसे कुछ कुछ बना लेते हैं, इतनी मोटी दीवार, ये स्टमक की इतनी मोटी दीवार है बेटा। स्टमक की इस दीवार में पता है तुम्हें मस्कुलर टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, एपिथेलियल टिश्यू भी है, नर्व सप्लाई भी गया हुआ है। इतनी दीवार में जो बेटा सारे तरह के टिश्यूज होते हैं। अब तुम एपिथेलियल समझो कहाँ कहाँ होगी। देखो यहाँ पे तो तुम्हारा खाना आ रहा है ना, तो खाना जहाँ पे आ रहा है वो खाली जगह है, खाली जगह को सीधे किससे लाइन करोगे बेटा? एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये हमने लगाई स्टमक के अंदर, लाइनिंग बनाई एपिथेलियल टिश्यू की, तो ठीक है। इसी तरह बेटा ये इतनी मोटी दीवार हो गई। अब इस पूरे स्टमक की वॉल का कवर तुम बनाओगे इससे, इसका ढक्कन, इसका कवर बनाओगे एपिथेलियल टिश्यू से। देख रहे हो, एपिथेलियल टिश्यू का ये काम होता है, सबसे लास्ट में ये और खाली जगह को छूने वाली सबसे पहली ये। तो ये भी बेटा एपिथेलियल है अंदर अंदर, और ये भी एपिथेलियल है बाहर बाहर। ठीक, अब तुम देखो जरा कि ये जो कैविटी है वो भी तो खाली जगह ही है। मान लो और ऑर्गन्स रखे हुए हैं यहाँ यहाँ, पर ये तो खाली जगह ही है वैसे तो यहाँ पे भी बेटा खाली जगह को कौन लाइन करेगा? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, अब तुम ऊपर से आओ, ये लास्ट में तुम्हारी स्किन होगी बॉडी के ऊपर, तो सबसे लास्ट में स्किन पे भी क्या रखा होगा बेटा? एपिथेलियल टिश्यू। हर जगह सबसे लास्ट में एपिथेलियल टिश्यू किसी भी खाली जगह को लाइन करेगी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलो अभी देखो इस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमको क्या क्या जानना है। पहली बात ये कि ये कवरिंग या लाइनिंग बनाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये एपिथेलियल टिश्यू कहीं पे भी अकेली नहीं रहती, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है इसके बेस पे होगी। मान लो ये कोई एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक, तो इसके नीचे बेटा एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के बेस पे होती है।
ठीक, देखो बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको ऐसे सेल्स की तरह नहीं बनाया है, मैंने इसको ऐसे भर दिया, क्योंकि बेटा ये सेल्स का बना हुआ ही नहीं है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो ये सेल्स का बना हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ कुछ सब्सटेंस है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेल्यूलर होती है, ए सेल्यूलर होती है, और ऊपर जो इसके एपिथेलियल टिश्यू है इसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट। और ये ए सेल्यूलर वाली बात बेटा नीट में पूछी हुई है प्रीवियस ईयर्स में, तो ध्यान रखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा ए सेल्यूलर होती है, सेल्स की नहीं बनी हुई, सिर्फ कुछ सिक्रीशंस होती है, कुछ सब्सटेंस होते हैं वो, ठीक है। अब आ जाओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा सब में होती है, यहीं पे तुम लिखो एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है तुमको अभी नहीं पता है। अभी मैं तुम्हें एपिथेलियल टिश्यू का जब सारा कुछ बताऊंगी क्लासिफिकेशन, तो तुमको पता चल जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है। तो अभी के लिए तुम बस ये रट लो, यहाँ पे लिख लो अपनी कॉपी पे कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम सिर्फ अकेली ऐसी एपिथेलियम है जिसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। तो अगर आपको पूछे एपिथेलियल टिश्यू हैज बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सही बात है, लेकिन अगर आपको पूछे एपिथेलियल टिश्यू हैज बेसमेंट मेम्ब्रेन विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो आप बोलोगे फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि एक एक्सेप्शन है हमारे पास जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा इसके ओरिजिन के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के। अभी तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई टिश्यू हो तो उसका ओरिजिन सेम होना चाहिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब देखो बेटा एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसे टिश्यू है जिसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये बेटा तीनों ओरिजिन से आती है। कंफ्यूज मत हो ना, अभी मैं क्लियर कर रही हूं। देखो, कहीं की एपिथेलियल टिश्यू होगी जो एक्टोडर्म से बनी होगी, कहीं की एपिथेलियल टिश्यू होगी जो मेसोडर्म से बनी होगी, और कहीं की एपिथेलियल टिश्यू होगी जो एंडोडर्म से बनी होगी। मैं अभी भी कह रही हूं, ये कंफ्यूज मत करना कि मैम आपने तो बोला था एक टिश्यू किसी एक ओरिजिन से बनी होगी। मैं अभी भी यही कह रही हूं बेटा, कोई एक एपिथेलियल टिश्यू, कहीं एक जगह की एपिथेलियल टिश्यू किसी एक ही ओरिजिन से बनी होगी, लेकिन बॉडी में बहुत सारी जगह एपिथेलियल टिश्यू है, तो अलग अलग जगह की एपिथेलियल टिश्यू अलग किसी दूसरे ओरिजिन से बनी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कोई एक जगह की, मान लो ये स्किन वाली एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, तो ये एक्टोडर्म से बनती है, तो अपने स्किन के ऊपर जो एपिथेलियम है वो एक्टोडर्म से ही बनेगी बेटा, उसमें सारी सेल्स एक्टोडर्म से ही बनी है, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि मान लो ये स्टमक के अंदर वाली एपिथेलियम है, ये भी तो एपिथेलियम है, ये एंडोडर्म से बनी है, तो एक जगह की टिश्यू एक ही एपिथेलियम से बनी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखेंगे बेटा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एपिथेलियल टिश्यू किससे बनी है। ये देखो फिर से करते हैं, ये बनाई बॉडी। अब बताओ, अब तो याद हो गया है बॉडी के अंदर क्या रखा हुआ है, सिलोम। सिलोम इज अ कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, इसके बीच में लगा दिया था डायाफ्रागम, ऊपर बन गया था थोरैसिक कैविटी, नीचे बन गया था एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ कहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स करी हमने इस बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू की, मतलब या तो कवर बनाओगे या तो लाइनिंग बनाओगे, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं कवर या लाइनिंग की। एक हमने यहाँ पे कवर चढ़ाया, एक हमने यहाँ पे खाली जगह को लाइन किया, एक हम मान लेते हैं बेटा ऐसे गट बना लेते हैं, ठीक है, ये हम मान लेते हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बनाओ बेटा, ये देखो ये भी इधर भी खाली जगह है तो इधर भी होगा, और इस इंटेस्टाइन का या स्टमक का इस गट का ढक्कन भी बनाना है तो भी लगाओगे, प्लस बेटा इधर भी होगा क्योंकि यहाँ पे तो खाना आ रहा है तो खाली जगह को लाइन भी यही करता है, ठीक है। तो सबसे अंदर एपिथेलियम टिश्यू जो कि लाइन कर रहा है, इसके सबसे बाहर एपिथेलियल टिश्यू जो कि कवर बना रहा है, इस खाली जगह पे एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि इधर भी खाली है, और ये स्किन के ऊपर लास्ट में कवर किसका बनाओगे, एपिथेलियल टिश्यू का। अब देखो ओरिजिन लिखो यहीं पे साथ साथ डायग्राम में, ये जो बेटा स्किन का एपिथेलियम है,
स्किन का एपिथेलियम है ये एक्टोडर्म से बना हुआ है, एक्टोडर्म से बना हुआ है। ठीक, उसी तरह बेटा ये वाला जो गट की लाइनिंग बना रहा है, गट की लाइनिंग बना रहा है, लाइनिंग किससे बनती है? एपिथेलियम से। तो ये जो गट की लाइनिंग में एपिथेलियम है ये बेटा अपने एम्ब्रियोनिक कंडीशन की एंडोडर्म से बना है, एंडोडर्म से बना है। ठीक, एक और लिखेंगे, कौन सा? ये वाला। ये देखो, ये जो खाली जगह है इसको लाइन कर रहे हैं दो, ये वाला और ये वाला। ये दोनों को कहते हैं बेटा, ये दोनों पहले तो लिखो मीसोडर्म से बने हुए हैं, मीसोडर्म से बने हुए हैं। ठीक है, अब सीखो। देखो ये क्या है? सिलोमिक कैविटी है। ये क्या है? सिलोम है। सिलोम के अंदर जो जगह होगी उसको क्या बोलोगे? सिलोमिक कैविटी। ठीक है, तो सिलोमिक कैविटी को जो वाली एपिथेलियम लाइन कर रही है उसको कह दो सिलोमिक एपिथेलियम, सिलोमिक एपिथेलियम, वो एपिथेलियम जो सिलोम को लाइन कर रही है। तो ये हो गई सिलोमिक एपिथेलियम। बेटा सिलोमिक एपिथेलियम का ही दूसरा नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहीं तुमको मिले ना तो हम सिलोमिक एपिथेलियम की ही बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, सिंपल फिर से करो, ये खाली जगह है, खाली जगह को हम सिलोमिक कैविटी बोल रहे हैं। सिलोमिक कैविटी को ये और ये लाइन कर रही है तो तुम इसको सिलोमिक एपिथेलियम कह रहे हो, वो एपिथेलियम जो सिलोम को लाइन कर रहा है। सिलोमिक एपिथेलियम का ही दूसरा नाम है पेरिटोनियम, और ये दोनों डिराइव किससे हुई है? मीसोडर्म से। इसीलिए बेटा हम इसको बुला देते हैं सिलोमिक एपिथेलियम या पेरिटोनियम को मीसोथीलियम, वो सिलोमिक एपिथेलियम जो मीसोडर्म से बनी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं और अलग अलग टर्म्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। सिलोम को दोनों तरफ से जो एपिथेलियम लाइन कर रही है उसको कहते हैं सिलोमिक एपिथेलियम। सिलोमिक एपिथेलियम का ही दूसरा नाम है पेरिटोनियम, क्योंकि वो मीसोडर्म वाली एम्ब्रियोनिक लेयर से बनी है इसीलिए उसको कहते हैं मीसोथीलियम। अब इसकी दो लेयर हो गई, एक बाहर एक अंदर। बाहर वाले के लिए क्या बोलते हो? पैराइटल। अंदर वाले के लिए क्या कहते हो? विसरल। तो हो गई पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। कहीं पे भी ये टर्म आए आप कंफ्यूज मत होना कि ये पैराइटल पेरिटोनियम विसरल पेरिटोनियम क्या है। पैराइटल पेरिटोनियम इधर लगा होगा दीवार से अंदर की साइड, विसरल पेरिटोनियम हर विसरल ऑर्गन के बाहर लगा होगा जो कि सिलोम को लाइन कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम में आपको पता चला कि कई जगह पे बॉडी में एपिथेलियम है, काम दो ही कर रही है, या तो कवर बनाने का या तो लाइनिंग बनाने का। कहीं कहीं की कोई एपिथेलियम किसी एंडोडर्म, मीसोडर्म या एक्टोडर्म से बनी हो सकती है। जैसे कि अपने स्किन की जो एपिथेलियम है, क्या बोलते हैं बेटा स्किन की एपिथेलियम को? एपिडर्मिस। अपने स्किन में जब हम बाद में पढ़ेंगे तो डर्मिस होता है, सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है। तो जो स्किन का एपिडर्मिस है बेटा वो एपिथेलियम ही तो है, वो एक्टोडर्म से बना हुआ है। ठीक, इसी तरह बेटा जो गट लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब फिर से एपिथेलियम, ये एंडोडर्म से बनी हुई है। उसी तरह बेटा सिलोमिक एपिथेलियम जिसको तुम पेरिटोनियम कहते हो मीसोडर्म से डिराइव है, इसीलिए तुमने इसका नाम रख दिया है मीसोथीलियम। तो तुम देखो यहाँ पे कि अपने ने किया कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, उसका ओरिजिन तीनों हो सकता है, ऑल थ्री ऑरिजिन्स, ऑल थ्री ऑरिजिन्स। बस हाँ, किसी एक जगह के टिश्यू का कोई एक ही ऑरिजिन होगा, वो हम गलत नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सा ऑरिजिन हो सकता है? कहीं का एक्टो, कहीं का मीसो और कहीं का एंडोडर्म ऑरिजिन
हो सकता है। इतनी बात हमको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पता चल गई है। क्या क्या? एपिथेलियल टिश्यू का काम है कवरिंग या लाइनिंग बनाना। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा जब भी होगी ए सेलुलर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ओरिजिन एक्टो, मीजो, एंडो तीनों हो सकता है। एक्टो की एग्जांपल हमने की है स्किन का एपिडर्मिस, मीसो की एग्जांपल हमने की है सिलोमिक एपिथेलियम, और एंडो की एग्जांपल हमने की है गट की इनर लाइनिंग, अंदर वाली जो लाइनिंग है गट की, यानी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। ये सब सेम टर्म होती है बेटा, गट बोलो या एलिमेंट्री कैनाल बोलो, कैनाल मतलब रास्ता, ट्यूब, या तुम डाइजेस्टिव ट्यूब बोलो, या तुमने पढ़ा होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलो। ये सब कुछ सेम बात है, कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है वो किससे की है बेटा? उसमें अंदर लाइनिंग में जो एपिथेलियम लगाई वो किससे बनी है? एंडोडर्म से बनी है। ठीक है, अब क्योंकि इतना हो चुका है, हम चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पे। वी आर स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब पता चल गया एपिथेलियल टिश्यू जहां पे भी होगी क्या करने वाली है, ठीक। लेकिन इसके टाइप्स, कौन सी बॉडी के पार्ट में कहां पे कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है। देखो बेटा, हम इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो करते हैं, देखो, जो तो एपिथेलियल टिश्यू का सिर्फ एक लेयर लगाया तुमने, वन लेयर, तो बोल दो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, क्या दिक्कत है। और एक से ज्यादा लेयर लगाई मतलब मल्टी लेयर्ड कंडीशन कर दो। मल्टी लेयर्ड कंडीशन करोगे तो क्या बोल दोगे? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, एक से ज्यादा, सिंपल नहीं है, कंपाउंड है। तो अपने पास दो तरह की एपिथेलियल टिश्यू होती है, या तो सिंपल या तो कंपाउंड। चलो ठीक है, सिंपल में देखो बेटा अलग अलग शेप हो सकती है टिश्यू की, वो समझो। देखो सिंपल मतलब एक लेयर लगानी है, लो मैंने एक लेयर लगाई, पर मैंने सेल्स कुछ इस तरह से चपटी चपटी सेल्स रखी, ठीक है। मैंने दोबारा से एक लेयर बनाई, पर मैंने ऐसे बॉक्सेस जैसी, क्यूब जैसी सेल्स रखी, ठीक है। फिर मैंने एक ही लेयर बनानी है, पर मैंने ऐसी लंबी लंबी सेल्स रखी, कॉलम लाइक सेल्स रखी, ये एक हो गया। और एक बार देखो मैंने क्या किया, एक ही लेयर रखूंगी, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, धोखा खा जाओगे। देखो कैसे, एक बार लंबी सेल रखी, फिर छोटी सेल रखी, फिर उठा के इसके ऊपर से लंबी सेल रख दी, फिर छोटी रख दी, फिर उठा के इसके ऊपर से लंबी रख दी, फिर लंबी रख दी, फिर छोटी रख दी। ऐसे कर करके मैंने एक एपिथेलियम बनाई। आपको देख के लगा शायद दो लेयर है इसमें, पर मैंने एक ही लेयर बनाई है। तो धोखा देती है आपको, ठीक है, फॉल्स है, झूठी है। अब देखो नाम लिखो, वेरी इजी। क्या नहीं भूलोगे पहले ये बताओ। किसी के भी नीचे तुम बेसमेंट मेम्ब्रेन लगाना नहीं भूल सकते, क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो सबके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन लगाओ। ये लो बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊपर साइड थोड़े लगाओगे, खुली साइड पे थोड़े बेसमेंट मेम्ब्रेन लगाओगे, सेल्स के बेस पे लगाओगे ना बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इधर अगर खाना आ रहा है तो इधर मत लगाओ, जो सेल का बेस है जिधर से और चीजों से जुड़ी हुई है दीवार के, उधर बेसमेंट मेम्ब्रेन लगाओ, ठीक है। अब सबकी न्यूक्लियस रखो। न्यूक्लियस कौन रखेगा? रख दो इसमें न्यूक्लियस, पतली पतली सी, तो ये सेल है। क्यूबॉइडल वाले में देखो कहाँ न्यूक्लियस रखोगे, बीच में और गोल, बीच में और गोल, सेंट्रल एंड राउंड न्यूक्लियस, सेंट्रल एंड राउंड न्यूक्लियस। इसमें देखो कहाँ रखोगे न्यूक्लियस, बेसल एंड ओवल, नीचे रखो, लंबा रखो न्यूक्लियस, बेसल एंड ओवल, बेसल एंड ओवल न्यूक्लियस, ठीक है। अब बोले मैम इसमें कहाँ रखे? ये जो लंबी लंबी सेल है उसमें बेस पे रख दो, ये लो बेस पे रख दो, बेस पे लंबा, बेस पे। और जो ये छोटी वाली सेल्स है उसमें ऐसे गोल गोल छोटा छोटा न्यूक्लियस बीच बीच में रख दो। समझ गए? ठीक है। अब नाम करो इनका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूक्लियस के बारे में, पर सुन लिया तो सही है, कहीं पे हल्का फुल्का जरूरत पड़ गई तो। अब देखो
सिंपल कर रहे हैं, एक लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन लगानी नहीं बोली है कहीं पे भी। लिखो इसका क्या नाम हो जाएगा, सिंपल। और ऐसी पतली पतली सेल्स को कहते हैं स्क्वामस सेल्स। तो ये हो गई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब कवर या लाइनिंग, सिंपल मतलब एक लेयर, स्क्वामस क्योंकि ऐसी चपटी फ्लैट सेल्स की शेप ली है। फिर से लिखो, सिंपल एक लेयर, शेप डाली है क्यूबॉइडल। एपिथेलियम क्योंकि या तो ढक्कन बनाएगी या तो लाइनिंग बनाएगी। फिर से लिखो, सिंपल मतलब एक लेयर, शेप कैसी है, कॉलमनार, लंबी लंबी। एपिथेलियम क्या बनाएगी, कवर या लाइनिंग। इस पे आ जाओ, इसको क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे झूठा। झूठा मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है स्यूडो। स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा। क्या झूठ बोल रहा है कि मैं मल्टी लेयर्ड हूं। मल्टी लेयर्ड को बोलते हैं कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड। तो तुम बोलोगे तू झूठा स्ट्रेटिफाइड है, झूठा स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड। तो ये झूठ बोल रहा है कि ये मल्टी लेयर्ड है क्योंकि ये तो एक्चुअल में सिंपल है, एक लेयर है। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब कहीं ना कहीं पे ये भी कवर या लाइनिंग बनाएगी और इस तरह की दिखेगी, लगेगा मल्टी लेयर है पर सिंगल लेयर होगी। तो सिंपल के ये 4 टाइप्स होते हैं। ठीक, आ जाओ इधर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इसमें कैसी सेल्स ली हैं बेटा, फ्लैट सेल्स ली हैं, फैट सेल्स नहीं, फ्लैट सेल्स, चपटी चपटी सेल्स ली हैं। कैसी चपटी, तुम साइड से देख रहे हो, टिश्यू को कट करके साइड से देख रहे हो तो ये जो लगा हुआ है ना पतली पतली सेल दिखाई रही है, टाइल्स की तरह। ऐसे तुमने अगर ऐसे चीर दिया टाइल्स को तो तुम साइड को टाइल्स से देख रहे हो। पर अब तुम ऊपर से देखो, इस वाली को, सिंपल स्क्वामस को ऊपर से देखो, बगल से मत देखो, ऊपर से देखो। बगल से देखा तो पता चला बड़ी पतली सेल्स हैं, थिकनेस बड़ी कम है, फ्लैट सी हैं। ऊपर से देखा बेटा तो ऐसी कुछ सेल्स दिखाई दी, पॉलीगोनल, और एक दूसरे में ऐसे टाइल्स की तरह ही सेट भी हो रखी थी। घरों में टाइल्स लगी होती है ना, ऐसे ही सेट हो रखी थी। और ये टाइल्स लाइक अरेंजमेंट होने की वजह से हमने इसको बोला पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोला, पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट मतलब होता है बेटा टाइल्स लाइक, टाइल्स लाइक। तो इसका जो ऊपर से जब हमने इसको झांक के देखा तो ऐसे टाइल्स की तरह बड़े बढ़िया से अरेंज हो रखी थी, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया पेवमेंट एपिथेलियम। तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसमें फ्लैट सेल्स होती हैं, इसी को हम पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, इसके टाइल्स जैसे अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये हो गई सिंपल टाइप की 4 टिश्यू। अब इतने पर कहानी खत्म नहीं होती है। आपको पूछता है ये टिश्यू कहाँ पे बॉडी में, ये टिश्यू कहाँ पे बॉडी में, ये कहाँ, ये कहाँ, वो सीखना है। तो वो अभी सिखाऊंगी। यहीं पे जरा सा बस ये बता देती हूँ कि कंपाउंड मल्टी लेयर के बेटा 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल वाले के एक लेयर में 4 टाइप्स पढ़े तुमने, जो एक थोड़ा बीच में से आ गया, और एक होता है कंपाउंड, एक से ज्यादा लेयर है, ये तुमको पता है, उसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक से ज्यादा लेयर है पर अपनी शेप चेंज कर सकती है, ट्रांजिशन कर सकती है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एक से ज्यादा लेयर है पर अपनी शेप में कोई चेंज नहीं कर सकती, ट्रांजिशन नहीं कर सकती एक शेप से दूसरे शेप में, उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो एक्चुअल में कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड तो एक ही बात है, बस हमने एक ऐसे बना दिया कि कंपाउंड में एक आता है जो अपना शेप चेंज कर सकता है, एक नहीं कर सकता। दोनों ही बेटा मल्टी लेयर्ड है और इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये आपको पता है। बाकी इन सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, तो इसको हम अलग से करेंगे। अब आ जाओ, अब देखो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन सी टिश्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बेटा। कौन कौन सा किया हमने, सिंपल में आ जाओ। सिंपल पहले लेते हैं, सिंपल एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब कवर या लाइनिंग, सिंपल मतलब एक लेयर। कौन कौन सा लिया, पहला तुमने लिया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसमें फ्लैट सेल थी, पेवमेंट सेल बोलते हो इनको, पेवमेंट एपिथेलियम। दूसरा कौन सा लिया, सिंपल क्यूबॉइडल जिसमें क्यूब जैसी, डब्बे जैसी सेल्स थी।
तीसरा तुमने लिया सिंपल कॉलमनार जिसमें लंबी लंबी सेल्स हैं, और चौथा तुमने लिया झूठे को स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को, जो लग रहा था स्ट्रेटिफाइड है पर एक्चुअल में सिंगल लेयर था। ठीक, एग्जांपल्स देखो बेटा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सीखो लॉजिक लगा के अगर याद करोगे तो याद करने की मेहनत कम हो जाएगी। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स है मतलब पतली सेल्स हैं, पतली सेल्स है तो कोई बारीक काम कराना तो वहां लगा दो ना। मान लो कोई चीज छाननी है बेटा जल्दी से, तो वहां पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लगा तो जल्दी छन जाएगा ना। पतली सेल से जल्दी छन के चला जाएगा, बड़ी बड़ी सेल लगाओ थोड़ा टाइम लगाएगा। तो जहां जहां तुम्हें बारीक काम कराना है वहां तुम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लगा दो। जैसे बेटा सीखना ध्यान से बेटा, जैसे पहला ले लो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। अपने लंग्स में जब हवा जाती है, हमने हवा ली, ट्रैकिया में गई, ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकियोल में गई, फिर लास्ट में एल्वियोलाई में गई, वो जो छोटे छोटे बैग है वहां से सीधे एक्सचेंज करना है। कैसे? ये देखो एल्वियोलाई है, ये बेटा ब्लड वेसल है, तुमने ऑक्सीजन को यहां तक पहुंचा दिया, अब तुम्हें ऑक्सीजन को यहां से यहां पहुंचाना है। तो ये जो एल्वियोलाई है ना बेटा, इसमें एक ही लेयर लगा दो। ज्यादा लेयर क्यों लगाओगे? टाइम लगेगा ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने में। तो जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना है, बाय डिफ्यूजन कराते हो, ये भी तुमको पता है। तो यहाँ पे पतली सी लेयर लगाओ, पहले तो एक लेयर लगाओ ताकि जल्दी हो जाए, उसमें भी चपटी चपटी वाली सेल रख दो तो जल्दी हो जाएगा एक्सचेंज यहाँ से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सी लेयर रख दी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में बेटा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिर्फ एक ही लेयर ही रखिए, ये जो एल्वियोलाई है ना अपना, सिर्फ एक ही लेयर का बना है, आजू बाजू कुछ भी नहीं है। कौन सा है? अच्छा एक बात बताओ, एक ही एपिथेलियम लगानी है तो एपिथेलियम, एक ही लेयर लगानी है तो एपिथेलियम तो रखना ही पड़ेगा ना। एपिथेलियम बोलता है मैं लास्ट में भी रहूंगा, सबसे अंदर भी रहूंगा। अब लेयर ही एक लगानी है तो वो कोई मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस की थोड़े लगाओगे, वो तुम एपिथेलियम की ही लगाओगे, क्योंकि इसको खुद ही बेचारे को एक ही लेयर बनाने को मिल रहा है। और एक ही लेयर लगा दी तुमने यहाँ पे किसकी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। ठीक, दूसरा हो बेटा, और हम इसको कहाँ रख सकते हैं? बारीक काम कराना होता है अपने ब्लड का फिल्ट्रेशन जब हम कराते हैं। किडनी के अंदर जब ब्लड जाता है बेटा तो ऐसे नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के ऊपर यहाँ से ब्लड छन के आता है, ब्लड छन के आता है, ये ऐसे यहाँ पे आर्ट्रियोल आता है, कैपिलरी बनाता है, इसमें से ब्लड छनता है। ब्लड यहाँ को आया और फिर यहाँ से यहाँ छनता है। तो बेटा छानना है ब्लड को फटाफट से यहाँ पे, तो ये जो है ना इसमें भी एक ही लेयर लगा दो। एक ही लेयर लगानी है तो एपिथेलियम रखना पड़ेगा, और जल्दी काम कराना है, बारीक काम कराना है तो एक लेयर को भी कौन सा रख दो? स्क्वामस वाला, बड़ी पतली सेल्स होती हैं उसकी। तो ये जो ये चीज है ना बेटा, ये कहलाती है बाउमेन्स कैप्सूल। तो बाउमेन्स कैप्सूल में भी तुमने क्या लगा रखा है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो दूसरी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी अपने पास? बाउमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अपनी किडनी में होता है, उस नेफ्रॉन का एक हिस्सा है, ये कप जैसा जो दिख रहा है ना, उसी को कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। सब तुम सीखोगे। बाउमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। कुछ भी अगर नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है, सब हम धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। पूरी जूलॉजी बेटा मिक्स्ड होती है, ऐसा नहीं आपने ये चीज यहाँ पढ़ ली वो चीज वहां पढ़ोगे। सब ह्यूमंस के बारे में ही बात हो रही है ना, बॉडी के बारे में ही बात हो रही है, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो नाम आते रहते हैं, नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा सुनते रहो, फिर आगे उसके बारे में तुम डिटेल करोगे। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गई एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। क्या काम होगा यहाँ पे? तुम्हें काम अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम रखा, तो वहां पे उसका काम क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाउमेन्स कैप्सूल में तुमने क्या रखा? किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। वहां पे तुमने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम रखा, तो वहां पे इसका फंक्शन क्या हो गया? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। वेरी इजी, फिल्टर ही तो करा रहे हो ब्लड को। ठीक, दो एग्जाम्पल खत्म। अब तीसरी एग्जाम्पल पे आओ। तीसरी एग्जाम्पल तुम लिखोगे एंडोथीलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं भी आपको सिखाती हूँ कि एंडोथीलियम कहाँ कहाँ पे होगा। ध्यान से सुनना, ये सारा कुछ आपने समझा है यहाँ पे। अभी मैं इसको इरेज करती हूँ और आपको एंडोथीलियम सिखाती हूँ। जितना कुछ बोल रही हूँ बहुत ध्यान से समझेंगे कि एंडोथीलियम कहाँ कहाँ पे बोलना है अपने को, है ना। आ जाओ, देखो बेटा,
हम बनाते हैं ब्लड वेसल। क्या बना रहे हैं हम? ब्लड वेसल। ठीक, ब्लड वेसल तुम्हें पता है कौन कौन सी होती है? आर्टरी होती है, ठीक, वेन होती है, ठीक, और कैपिलरी होती है। ठीक है बेटा, तो तुमको पता है आर्टरी आती है जब टिश्यू के पास पहुंच जाएगी। मान लो ये आर्टरी आ रही थी, ठीक है, अब यहाँ पे टिश्यू है, अब यहाँ पे ये जो सामान लेके आ रही थी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये इसको बाहर निकालना है, तो ये क्या करेगी? यहाँ पे डिवाइड कर जाएगी, टिश्यू के आते ही ये डिवाइड कर जाएगी और यहाँ से फिर अपना सामान निकाल देगी। यहाँ से थोड़े निकाल पाएगी, ऐसे अब निकाल देगी। ठीक, फिर जब इसका काम हो जाएगा तो ये फिर मिल जाएगी बेटा, और मिल के बना लेगी वेन। ठीक है, क्या बना लेगी? वेन। आर्टरी आ रही थी बेटा, जब टिश्यू के बीच में आई जहाँ पे आप सीधे सामान देना था, अभी क्या होता है अपना आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ब्लड, ये सब ट्रेन की तरह है, जिसको जहां पहुंचाना है ट्रेन में बैठ जाओ, अपने स्टेशन पे उतर जाओ। तो ये ट्रेन की तरह ब्लड सामान लेके आ रहा है, जब स्टेशन आया तो ये यहाँ पे कैपिलरी में डिवाइड कर जाता है। ये क्या है? पतली पतली कैपिलरीज हैं, यहाँ पे डिवाइड करके सामान को बाहर फेंक देता है, जिसको जहां पे पहुंचना है बचा दिया, वहां पे से ले ऑक्सीजन जा, सेल के पास जा, ग्लूकोज जा, सेल के पास जा, ऐसे करके फेंक दिया और फिर वापस आगे बढ़ गया अपना बाकी बचा हुआ सामान लेके। तो अब कहलाएगा वेन। आर्टरी, टिश्यू के बीच में, सेल्स के बीच में कैपिलरी, फिर जुड़ के बन गया वेन। तो बेटा आर्टरी की दीवार बड़ी मोटी होती है, यहां से सामान थोड़े निकालना है अपने ने। वेन की दीवार भी बहुत मोटी होती है, यहां से भी अपने ने सामान नहीं निकालना है। लेकिन बेटा कैपिलरीज में से तो सामान निकालना है, तो इसकी दीवार पतली रखनी पड़ेगी, इसकी दीवार पतली रखनी पड़ेगी, समझे? तो पहली तो ये बात होगी। तो जहां से फिर से तुम्हें सामान निकालना है, बारीक काम करना है, तो यहाँ पे तुम एक ही लेयर रखो। इसकी दीवार में बेटा एक ही लेयर होगी, ऐसे एक लेयर इधर भी और इधर भी। इसमें से सामान अब एक लेयर को क्रॉस करके, ये ब्लड आ रहा है, एक एक लेयर को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है जो एक लेयर तुमने लगाई, एक लगाई तो सिंपल हो गया, और पतली से लगाओ यहाँ पे कौन सी? स्क्वामस एपिथेलियम। पतली लेयर लगाओगे तो जल्दी सामान, ग्लूकोज, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, फटाफट से काम होगा। तो तुमने कैपिलरी में क्या किया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लगा दिया। ठीक, एक बात बताओ, इसकी मोटी दीवार है पर सबसे अंदर तो एपिथेलियम लगाना ही पड़ेगा ना बेटा। इसकी मोटी दीवार है पर सबसे अंदर तो एपिथेलियम लगाना ही पड़ेगा ना। ये लो, सबसे अंदर तो एपिथेलियम लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो तुमने सबसे अंदर एपिथेलियम लगाई है बेटा, वो लगाई है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे भी जो तुमने सबसे अंदर लेयर लगाई है वो कौन सी? सिंपल एक लेयर स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो समझो बात को। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आर्टरी के पास भी है सबसे अंदर, वेन के पास भी है सबसे अंदर, लेकिन कैपिलरी के पास सिर्फ एक ही लेयर ही रखनी थी, बारीक काम कराना था, सामान को एक्सचेंज कराना था। तो एक ही लेयर रखनी थी तो एपिथेलियम रखोगे, एक ही रखोगे तो सिंपल हो जाएगी, और जल्दी काम कराने के लिए तुमने कौन सी रख दी? स्क्वामस टाइप की रख दी। तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीनों के पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, पर कैपिलरी के पास सिर्फ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। बाकी आर्टरी, वेन के पास और चीजें भी हैं, बाद में हम पढ़ेंगे आर्टरी, वेन के बारे में। ठीक, अब देखो बेटा दूसरी बात ध्यान से सुनो। ब्लड तो यहां पे भी चल रहा है, ब्लड तो यहां पे भी चल रहा है, ब्लड यहां पे भी चल रहा है, मतलब ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम तीनों में ही ब्लड को छू रही है डायरेक्ट। जहां जहां सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ब्लड को टच करेगी, तुम उस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को स्पेशल नाम दोगे एंडोथेलियम। बेटा ध्यान रखो, एंडोथेलियम है क्या? एंडोथेलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है, पर क्योंकि ये ब्लड को टच कर रही थी, इसीलिए हमने इसका एक स्पेशल नाम रख दिया ना। ब्लड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्पेशल नाम रख दो, एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम हर वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है जो ब्लड को टच करती है, टचेस ब्लड। इस बात को ध्यान रखोगे।
तो कहीं पे भी एंडोथीलियम लिखा हो है क्या, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी हिसाब से अगर तुम ध्यान करोगे तो ब्लड तो बेटा हार्ट के अंदर भी जा रहा है, तो हार्ट के अंदर भी तो ये होना चाहिए, तो बिल्कुल होता है। अगर ये बेटा हार्ट है, ये हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, एक चेम्बर की मोटी दीवार बना लेती हूं मैं, एक चेम्बर की, है ना, सब में ऐसा ही होता है। तो बेटा ये भी तो अंदर खाली जगह है, इसके अंदर भी तो सबसे अंदर एपिथीलियम रखोगे खाली जगह के। और ये भी कौन सी एपिथीलियम रखी है तुमने, सिंपल एक लाइन, स्क्वामस सबसे पतली वाली, एपिथीलियम तो रखनी ही थी सबसे अंदर, तो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम है। और बेटा यहाँ पे भी तो ब्लड छू रहा है, तो इस सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम को हार्ट के अंदर भी क्या कहोगे, एंडोथीलियम। जहां जहां सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम ब्लड को छू रही है उसको हम एंडोथीलियम कहेंगे। और इस हिसाब से एंडोथीलियम तुम्हारे पास कहाँ कहाँ है ये देखो, अभी देखो, अब तुम खुद बताओगे, खुद अपनी कॉपी में आगे आगे से लिखोगे कि तुम्हारे पास सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम कहाँ कहाँ पे है, बताओ। पहला तो बेटा ब्लड वेसल्स में, कौन सी ब्लड वेसल्स में, बोलो सब ब्लड वेसल में। मैम सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम तो है ही है, बिल्कुल, अभी तो सीखा हमने। चलो लिखो इस बात को, ये लो, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम विच इज टचिंग ब्लड इज कॉल्ड एज एंडोथीलियम। कहां कहां पे प्रेजेंट है ये, ब्लड वेसल्स में। कौन कौन सी ब्लड वेसल में, हर ब्लड वेसल में। आर्टरी में भी सबसे अंदर है एंडोथीलियम, वेन में भी सबसे अंदर है एंडोथीलियम, और कैपिलरी में सिर्फ एंडोथीलियम। ठीक है, तो एंडोथीलियम तो तीनों के पास है, तीनों में ब्लड चल रहा है। प्लस बेटा हार्ट में भी सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोथीलियम। हार्ट की खुद की दीवार होती है, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। तो हार्ट का जो सबसे अंदर एंडोकार्डियम होता है वो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम ही है। ये जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा, आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करते रहो, तो इतनी जगह पे आप बोलोगे एंडोथीलियम प्रेजेंट है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा जो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम में आती है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। अच्छा, यहाँ पे ब्लड में जब तुमने लगाया तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एल्वियोलाई में क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाउमेन्स कैप्सूल में क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे एंडोथीलियम जहाँ पे लगाओगे वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखो बेटा। नेक्स्ट जो भी मैंने तुमको सिखाया था, मीसोथीलियम। याद करो मीसोथीलियम क्या बताया था कि मीसोथीलियम सिलोमिक एपिथीलियम को कहते हैं। सिलोमिक एपिथीलियम का ही दूसरा नाम बताया था पेरिटोनियम। ठीक है, और ये भी बताया था ये मीसोडर्म से डिराइव होता है, इसलिए इसका नाम मीसोथीलियम पड़ गया, derived from mesoderm। तो अपनी जो सिलोमिक एपिथीलियम है वो भी क्या है बेटा, मीसोथीलियम जिसको हम कहते हैं, वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम है। तो तुम्हारी बॉडी में सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम एल्वियोलाई में लगा है, बाउमेन्स कैप्सूल में लगा है जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होता है। तुम्हारी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स चल रहे हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, उन सब में सबसे अंदर क्या लगा हुआ है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। तुम्हारी हार्ट की दीवार में सबसे अंदर क्या लगा है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। प्लस तुम्हारी जो सिलोम को 2 एपिथीलियम लाइन कर रही है जिसको तुम मीसोथीलियम कहते हो, वो भी किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की। इतनी चीजें तुमको ध्यान रखनी है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम के लिए, इतना सफिशिएंट है, इतना ढंग से याद रखेंगे। अब आते हैं हम बेटा सिंपल क्यूबॉइडल पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो फिर से लगाओगे, अब क्यूब लाइक सेल्स रखोगे, क्यूब वाली सेल्स रख दोगे सारी। तो वो एपिथीलियम कहाँ का होती है, ध्यान से सुनो। पहली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा DCT ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अभी बताया किडनी में होता है। देखो हल्का सा सीख लो, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ऐसे कप आता है जिसको बाउमेन्स कैप्सूल कहते हो, फिर ऐसे घूम के ट्यूब चलती है, इसको PCT कहते हो, फिर ऐसे U शेप का एक स्ट्रक्चर चलता है, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हो, फिर ऐसे घूम के स्ट्रक्चर चलता है, इसको DCT कहते हो। तो ये जो DCT की दीवार है ना, यहाँ पे तुमने कौन सा रखा, सिंपल
क्यूबॉइडल एपिथेलियम रखा है, ठीक है। तो डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन याद रखेंगे। उसके अलावा एक होता है बेटा थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड आपको पता है आपका एक ग्लैंड है, थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हार्मोन निकालता है। थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन निकालता है, वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ना बेटा, उसके अंदर ऐसे कुछ पुटिकाएं होती हैं, फूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी में से T3 T4 हार्मोन निकलता है। तो इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगा होता है, सिंपल क्यूबॉइडल। दूसरी एग्जाम्पल हो गई। तीसरी लिखो बेटा, और कहां पे होता है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम? जर्मिनल एपिथेलियम में। अब फिर से स्पेशल नाम आ गया, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है? देखो, जर्मिनल एपिथेलियम मतलब जर्म सेल बना रही है, मतलब गैमीट बना रही है। तो कहां पे प्रेजेंट होगा? गोनाड्स में। तो जर्मिनल एपिथेलियम इज सिंपल क्यूबॉइडल epithelium of testes and ovaries। टेस्टिस और ओवरी जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, जर्म सेल बनते हैं, वहाँ पे हमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगाई है, और वहाँ पे हमने स्पेशल नाम क्या दे दिया? जर्मिनल एपिथेलियम। देखो हमने क्या क्या स्पेशल नाम कर लिया है अभी तक, समझो। हमने एक सीखा है बेटा एंडोथेलियम, स्पेशल नाम जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को दिया गया है जहां पे ब्लड छूता है। एक हमने स्पेशल नाम किया है मीसोथेलियम, जो हमने सेलोमिक एपिथेलियम को बोला है, ये भी क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तीसरा स्पेशल नाम हमने कर लिया जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को बोलते हैं। कहां पे प्रेजेंट है? टेस्टिस और ओवरी में, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं, इनके खुले वाले पार्ट में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। ये देखो क्या क्या चेंजेस करेंगे, पहले तो ये सीखो। देखो कुछ नहीं करना है, वापस इस स्लाइड पे आएंगे, पहले मॉडिफिकेशंस आपको बताती हूँ क्या क्या करने वाले हैं। देखो मान लो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ये कॉलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं? इधर से तो बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है, इधर और इधर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है। हम इसकी खुली वाली साइड में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। देखो क्या क्या। एक बार तो मैंने क्या किया, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे सीधा ना रख के ऐसे 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 घुमा दिया, फिंगर जैसे, ठीक है। जब ऐसे घुमाते हैं बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। तो इससे क्या होता है? देखो पता चल रहा है सरफेस एरिया बढ़ गया ना, सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले तो इतना ही था, अब तो इतना हो गया सरफेस एरिया बेटा। तो सरफेस एरिया कब बढ़ाना होता है? जब एब्जॉर्प्शन बढ़ानी हो कहीं पे। मान लो कहीं पे हमको ज्यादा सामान एब्जॉर्ब कराना है, तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो जहां पे एब्जॉर्प्शन बढ़ानी हो सरफेस एरिया बढ़ा दो। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर अंदर घुमा दो। अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं लगाया है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही घुमाया है बस, ठीक है। ऐसा करने से इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। ये जैसे फिंगर जैसे दिख रहे ना, माइक्रोविलाई कहलाते हैं ये। तो माइक्रोविलाई कहाँ पे लगेगा? जहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहिए, इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, वहां माइक्रोविलाई लगा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घुमा घुमा के माइक्रोविलाई बना के सरफेस एरिया बढ़ा के एब्जॉर्प्शन बढ़ा दो। अच्छा, अब जब इधर से देखोगे तो तुमको ब्रश जैसा बॉर्डर दिखाई देगा, इसको ऐसे ब्रश जैसा दिखाई देगा, और इसीलिए इसको कहते हैं बेटा ब्रश बॉर्डर्ड। ऐसा तुम कर दोगे, माइक्रोविलाई बनाओगे तो इसकी बॉर्डर ब्रश जैसी दिखने लगेगी, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कह देते हैं, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जब माइक्रोविलाई बनाओगे। माइक्रोविलाई कब बनाओगे? जब सरफेस एरिया बढ़ानी हो। सरफेस एरिया कब बढ़ाओगे? जब एब्जॉर्प्शन बढ़ानी हो। कैसे करोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घुमा घुमा के, कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं लगाना है। पहली मॉडिफिकेशन हुई बेटा ये। एक और मॉडिफिकेशन देखो क्या कर सकते हो, यहां से अलग से सीलिया लगा दो। अब ये तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं घुमा रहे हो, ये तुम अलग स्ट्रक्चर लगा रहे हो। तो तुमने क्या किया? दूसरी मॉडिफिकेशन में सीलिया बना दिया बेटा। सीलिया क्या करता है? मूवमेंट कराता है सामान की।
जो उसके टच में आएगा उसकी मूवमेंट करा देगा। ठीक, ध्यान रखना ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। जैसे तुम इसको सेट कर दोगे, जैसे बॉडी में सेट होगा, एक ही डायरेक्शन मूवमेंट कराएगा। मान लो हमने सांस ली, बड़ी सारी गंदगी जा रही है साथ में, हम थोड़े चाहते हैं लंग्स में भर जाए, तो हमने म्यूकस सिक्रीट करा रखा है जो लंग्स में से, जो हवा में से डस्ट को ट्रैप कर लेगा। हमने वहीं पे सीलिया भी लगा रखा है। ये जो ट्यूब चल रही है ना मेरी ट्रैकिया, उसमें सीलिया लगे हुए हैं बेटा। वो सीलिया उसको बाहर फेंक रहे हैं म्यूकस को, ऐसे थोड़े फेंकेंगे, अंदर अंदर फेंकेंगे तो लंग्स में, एल्वियोलाई में भर जाएगा म्यूकस। सांस कैसे लेंगे, एक्सचेंज कैसे होगा? तो हमने क्या किया, सीलिया लगा दिया। सीलिया जहां होगा मूवमेंट कराएगा। और मूवमेंट कैसी कराएगा, ये वाली जैसे बाहर साइड कराओगे ना, ताकि बाहर निकले सारा म्यूकस, सारा डस्ट, ना कि अंदर जाए। तो वन डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है सीलिया। दूसरी मॉडिफिकेशन, एक और चीज क्या कर सकते हो, तुम किसी सेल को मॉडिफाई करके, ओहो बड़ी सारी सेल उड़ गई बेटा, कोई बात, एक सेल तुमने उठाई, इसको मॉडिफाई करके बेटा ऐसे, इस सेल को तुमने बोला तू कुछ सामान बना के ऐसे सिक्रीट कर दे, सिक्रीशन करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो इस सेल को तुम कहोगे ये ग्लैंड का काम कर रही है। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज सिक्रीट करना, सिक्रीशन करना। तो अगर ये सेल बेटा कुछ सिक्रीट करने लगी तो ये सेल को क्या बोलोगे, इस एपिथेलियम को क्या बोलोगे, ग्लैंडुलर। सीलिया लगा दिया तो क्या बोलोगे, सीलिएटेड। और या फिर क्या बोलोगे, ब्रश बॉर्डर्ड बना दिया, माइक्रोविलाई बना दिया। इसमें अलग स्ट्रक्चर नहीं लगाया है, इसमें अलग स्ट्रक्चर लगाया मूवमेंट के लिए एक डायरेक्शन में, और इसमें सिक्रीशन के लिए तुमने इसको ग्लैंड बनाया है। तो ये सारी मॉडिफिकेशन हम या तो क्यूबॉइडल में करते हैं और या फिर कॉलमनार में करते हैं। ठीक है, हम ये सारी मॉडिफिकेशन या तो क्यूबॉइडल में करते हैं या कॉलमनार में करते हैं। स्क्वामस बहुत ही पतली है, उसमें क्या ही मॉडिफिकेशन करें यार, क्या ही सीलिया लगाए, जगह ही उसके पास इतनी कम है, तो उसको छोड़ दो। कॉलमनार और क्यूबॉइडल में जहां जहां जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से तुम इसमें माइक्रोविलाई लगा सकते हो और सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो। इसके हिसाब से तुम सीलिया लगा के मूवमेंट करा सकते हो, और उसके हिसाब से तुम उसके कुछ सेल्स को मॉडिफाई करके ग्लैंड बना के वहां से सिक्रीशन करा सकते हो। तो 3 मॉडिफिकेशन तुमने की है। खुली वाली साइड पे, इधर बंद वाली साइड पे नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब आ जाओ, लिखो यहाँ पे, देखो बड़ी सारी मॉडिफिकेशन इसमें और इसमें की जा सकती हैं। हम बड़ी सारी क्यों पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे जो हमको पेपर में आएगा। ठीक, तो मैंने कराया आपको सिंपल क्यूबॉइडल, यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई है, एकदम नॉर्मल सिंपल क्यूबॉइडल चल रही है। अब इसी में आप मॉडिफिकेशन करोगे, कौन सी, क्यूबॉइडल में आपको सिर्फ 1-2 मॉडिफिकेशन करनी है। देखो पहले तो इसमें मॉडिफिकेशन कर लो तुम ब्रश बॉर्डर्ड वाली, ब्रश बॉर्डर्ड। तो देखो पूरा नाम क्या हो जाएगा, समझो, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, नहीं सॉरी, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पूरा नाम लिखने से तुमको बड़ी सारी चीजें साथ में डिकोड हो जाएंगी। एपिथेलियम मतलब कवर या लाइनिंग, क्यूबॉइडल मतलब शेप, सिंपल मतलब एक लेयर, और उसमें तुमने क्या बना दिया, ब्रश बॉर्डर। अब तुम बताते जाओ मुझे, ब्रश बॉर्डर है मतलब बेटा, ब्रश बॉर्डर है मतलब माइक्रोविलाई लगाया है। माइक्रोविलाई क्यों लगाया होगा, सरफेस एरिया बढ़ाना होगा। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ाना होगा। और ऐसा तुम करते हो, इसकी एग्जाम्पल होती है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, जो अभी बना के दिखाया था। बाउमेंस कैप्सूल के बाद सीधे पीसीटी आता है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। तो अगर क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनो, तो डीसीटी और पीसीटी दोनों में क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही है। डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल और पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल। डीसीटी में तुमने माइक्रोविलाई नहीं लगाया है, वहां पे सरफेस एरिया नहीं बढ़ाया, पीसीटी में बढ़ाया। क्योंकि बाउमेंस कैप्सूल से जस्ट जब ब्लड पीसीटी में आता है ना, तो हमको बड़ी सारे पानी को एब्जॉर्ब कराना है। ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराने के लिए हमने पीसीटी में माइक्रोविलाई लगा दिया, इसको ब्रश बॉर्डर बना दिया है। तो बेटा इसको तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको याद रखना है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट। ठीक,
तो ये ध्यान रख। अच्छा बेटा मैं फिर से कह रही हूँ, अगर पूछेगा डीसीटी और पीसीटी दोनों में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो ये गलत नहीं है, क्यूबॉइडल ही तो है इसके पास। बस अगर ब्रश बॉर्डर पूछेगा तो वो सिर्फ पीसीटी में आता है, डीसीटी में नहीं आता। ठीक है, अगला लिखना है अपने को बेटा, अगला लिखेंगे, एक तो होगी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब नीचे जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, फिर ये दोनों हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। ठीक है, एक और मॉडिफिकेशन करोगे सीलिया वाली, हम इसमें ग्लैंडुलर वाली मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। एक हमने सिंपल किया, एक ब्रश बॉर्डर किया, एक सिलिएटेड करेंगे। ठीक है, सीलिया, आप पूरा नाम लिखो, सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर से करो मेरे साथ, एपिथेलियम मतलब कवरिंग या लाइनिंग, क्यूबॉइडल हो गई शेप, सिंपल मतलब एक लेयर, और सीलिया लगा दिया तुमने उसमें। ठीक, ऐसी एग्जाम्पल क्या करनी है अपने को, ये होता है बेटा स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में, स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में। ठीक, स्मॉलर क्यों बोल रहे हो, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकियोल आता है, फिर वो और डिवाइड करता है तो लास्ट के ब्रोंकियोल्स आते हैं। तो जो लास्ट के यानी कि टर्मिनल या छोटे वाले बाद वाले ब्रोंकियोल्स आते हैं ना बेटा, उसमें क्यूबॉइडल है, सिंपल है और सीलिया लगा हुआ है। सीलिया, दो चीजों पे ध्यान रखना है तुमको, सीलिएटेड पे और क्यूबॉइडल पे। तुमको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाएगा कॉलमनार और क्यूबॉइडल में, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड में, तो तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में क्या है, क्यूबॉइडल शेप है और बेटा सिलिएटेड है। ठीक है, सिलिएटेड है। आगे इतनी बात समझ में, इतना हमको ये हो गया सिंपल स्क्वामस, ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल। अब हम करेंगे सिंपल कॉलमनार और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। आ जाओ नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्या है अपना, थर्ड क्या था बेटा, सिंपल कॉलमनार। अब तुमको जान के बड़ी खुशी होगी, तुमको एकदम से सिंपल कॉलमनार तो कहीं करना ही नहीं है, मॉडिफिकेशन करनी है। पहली तो लिख लो ग्लैंडुलर वाली मॉडिफिकेशन, दूसरी लिख लो बेटा बताओ सिलिएटेड वाली, और तीसरी लिख लो कौन सी, ब्रश बॉर्डर्ड वाली। अब तुम नाम भरते जाओगे मेरे साथ, क्या आएगा पूरा नाम, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। हर जगह एपिथेलियम, कवरिंग या लाइनिंग, कॉलमनार इनकी शेप हो गई, सिंपल मतलब एक लेयर, उस एक लेयर में तुमने ग्लैंड बनवाया, एक लेयर में सीलिया लगवाया मूवमेंट के लिए, एक लेयर में ब्रश बॉर्डर बनाया यानी कि माइक्रोविलाई बनाया, सरफेस एरिया बढ़ाया क्योंकि तुम्हें एब्जॉर्प्शन बढ़ानी होगी। अब तुमको रट गया है यार, इतनी बारी बोल दिया। अब देखो ग्लैंडुलर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में कोई एग्जाम्पल नहीं याद रखनी है, सिर्फ याद रखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अभी तो बताया जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गट, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्यूब, कुछ भी बोलो एक ही बात है। तो अपने गट में बीच बीच में ग्लैंडुलर सेल्स बनी हुई हैं जो कि कॉलमनार चल रहा था, पूरी गट में कॉलमनार चल रहा था, ये इसोफेगस से स्टमक में सब कॉलमनार चल रहा था। बीच बीच में मैंने किसी किसी सेल को मॉडिफाई करा के ग्लैंड बना दिया। कौन सा ग्लैंड बनाया था बेटा मैंने, इसमें बीच बीच में मैंने कॉलमनार वाली सेल से गॉबलेट सेल बनवाए थे, और ये गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे मैंने सीलिया लगाया, ये भी बताती हूँ। ब्रश बॉर्डर पे आ जाओ, ब्रश बॉर्डर की भी एग्जाम्पल है बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपका यही जो जीआईटी चल रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट चल रहा है, उसमें आपने कहीं कहीं पे जैसे इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर बना दो ना, तो वहां पे खाना एब्जॉर्ब करना है ना, जितना भी कुछ तुमने खाया डाइजेस्ट हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब कराना है, तो वहां पे सरफेस एरिया बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे, माइक्रोविलाई लगा के, ब्रश बॉर्डर बना के। तो सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी कम टाइम में, और इसलिए हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्रश बॉर्डर पे बना दिया। ठीक है, अब आ जाओ सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में। इसमें तुमको याद करना है बेटा, देखो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई
एंड ब्रोंकियोल्स। ध्यान देना, ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स आते हैं, ब्रोंकियोल्स के बाद स्मॉलर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आते हैं। उसमें तो हमने क्यूबॉइडल लगाई थी, लेकिन ऊपर ऊपर के ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकाई में हमने कॉलमनार वाली में सीलिया लगाया है। तो सीलिया तो ब्रोंकाई में भी है, ब्रोंकियोल में भी है और स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में भी है, लेकिन ब्रोंकाई और शुरू की ब्रोंकियोल में सीलिया लगा है कॉलमनार वाले में। अंत के जो ब्रोंकियोल्स हैं उसमें सीलिया लगा है क्यूबॉइडल वाले में, जो भी हमने पढ़ा था। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं बार बार आपको पोक करके बता रही हूँ कि जब भी आप पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, कहाँ पे क्यूबॉइडल, कहाँ पे कॉलमनार, कहाँ पे सीलिएटेड, कहाँ पे नॉन सीलिएटेड, ठीक है, कहाँ पे ब्रश बॉर्डर, इस तरह करके और थोड़ा सा रिलेट करके। अब इस रास्ते में सीलिया लगाओगे तभी तो म्यूकस बाहर फेंकेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में माइक्रोविलाई लगा के सरफेस एरिया बढ़ाओगे तभी तो खाना जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो लॉजिक के साथ याद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है फैलोपियन ट्यूब। कौन सी? फैलोपियन ट्यूब। तो आप देखो क्या ध्यान रखना है, फैलोपियन ट्यूब देखो ऐसे होता है बेटा, ये होती है यूट्रस, ठीक है, यहाँ पे लगी होती है फैलोपियन ट्यूब, इधर होती है ओवरी। तो फैलोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे एग लेके जाते हैं, अब एग को हमें इधर पहुंचाना है तो हमने यहाँ पे उसके लिए सीलिया लगा दिया है और उसका मूवमेंट ऐसे सेट किया कि वो एग को इधर धक्का दे यूट्रस की तरफ। तो ध्यान क्या रखना कि फैलोपियन ट्यूब में पहले तो कॉलमनार सेल्स हैं और कौन सी? सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स होती हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रिकल्स में। आपके ब्रेन में बेटा, हम बाद में ब्रेन का चैप्टर जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके ब्रेन में ना 4 खाली जगह है, थोड़ी थोड़ी सी जगह है जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको तुम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हो। उस खाली जगह को हम वेंट्रिकल कहते हैं, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। तो वो वेंट्रिकल 4 होते हैं, उन वेंट्रिकल्स में भी ऐसे सीलिया लगे हुए हैं उसी फ्लूइड की मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इतनी एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। किसके लिए बेटा? सिंपल कॉलमनार के लिए। कहाँ पे कॉलमनार ने ग्लैंड बनाया है, कहाँ पे कॉलमनार ने सीलिया लगाया है और कहाँ पे कॉलमनार ने ब्रश बॉर्डर बनाया है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल कॉलमनार के बारे में। और सिंपल का लास्ट पार्ट करते हैं अपन, कौन सा? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। देखो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड तो तुमको पता ही है तो सिंगल लेयर, उसमें छोटी सेल भी है बड़ी सेल भी है, लग रहा था मल्टी लेयर है। इसको भी तुम 2 बना सकते हो, एक तो सीलिया मत लगाओ, नॉन सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा। नॉन सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, धोखा देने वाली सिंगल लेयर वाली एपिथेलियम कवरिंग या लाइनिंग बनाएगी, और नॉन सीलिएटेड मतलब सीलिया नहीं लगाया। और एक बना दो बेटा, इसमें भी सीलिया लगा दो, सीलिएटेड है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड वाली शेप है और एपिथेलियम है, मतलब कहीं की कवर या लाइनिंग बनाएगी, ठीक है। और कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे इसमें। क्यूबॉइडल में हमने मॉडिफिकेशन की है, कौन कौन सी? ब्रश बॉर्डर वाली, सीलिया वाली। कॉलमनार में हमने तीनों मॉडिफिकेशन की है, ब्रश बॉर्डर, सीलिया, ग्लैंडुलर। और हम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में सिर्फ सीलिया वाली मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो नॉन सीलिएटेड वाली लगा दो बेटा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम किसको कहते हो? जो ऑल्फैक्शन करे। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल। स्मेल कहाँ से आएगी? नोज से। तो ये नोज के अंदर, सबसे अंदर जो एपिथेलियम चल रही है वो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। सबसे अंदर एपिथेलियम रखोगे, कौन सी रखी? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। उसमें सीलिया लगाया क्या? नाक में नहीं लगाया, क्योंकि नाक में ऑलरेडी हेयर्स होते हैं, सीलिया लगाने की जरूरत नहीं है। सीलिया लगाओ। अब सीलिया कहाँ लगाओगे बेटा? ट्रैकिया में। ट्रैकिया तो किया ही नहीं था अभी तक, ट्रैकिया में लगाओ सीलिया, समझ गए? आप देखो नाक के बाद जब फेरिंग्स होते हुए ट्रैकिया में जाएंगे तो ट्रैकिया में एपिथेलियम रखोगे सबसे अंदर,
कौन सी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और उसमें सीलिया लगाओगे, उसमें सीलिया लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, जो ट्रैप करके म्यूकस को बाहर फेंकेगा, मूवमेंट कराएगा उसकी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रैकिया में सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। अब देखो, अगर मैं तुमको इसी को लाइन से बता दूं, लिखा दूं, तो कितना आसान हो जाएगा। अभी तुमने इतनी सारी जगह पे इतना सारा कुछ पढ़ लिया। ये देखो, नोज से स्टार्ट कर लो, ये लो, सबसे पहले नोज आएगी, नोज के बाद ट्रैकिया आएगा, बीच में फेरिंग्स वगैरह होगा, हमने जो जो याद करना है। ट्रैकिया के बाद बेटा ट्रैकिया डिवाइड करेगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड करेगा ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल के बाद स्मॉलर या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आएंगे, और एंड में क्या आएगा, जहां पे सीधे एक्सचेंज कराना है, एल्वियोलाई आएगा। नोज में ही तुमने क्या कहा है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जहां से स्मेल आती है। अब देखो, इसी में भर दो, इसमें तुमने क्या किया, नॉन सीलिएटेड, सीलिया नहीं लगाया, और कौन सी सेल रखी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर तुम ट्रैकिया में आए और तुमने सीलिया लगा दिया, और कौन सी रखी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर तुम याद करो, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल को तुमने कहां पे लिखा है, सीलिएटेड में लिखा है। किस वाली शेप में लिखा है, कॉलमनार में लिखा है बेटा, तो ये हो गई। फिर याद करो, तुमने ये स्मॉलर ब्रोंकियोल्स को कहां पे लिखा था, सीलिएटेड में लिखा था, लेकिन कौन सी शेप में लिखा था, क्यूबॉइडल शेप में लिखा था बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और फिर याद करो, तुमने एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को कहां लिखा था, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में रखा था। अब देखो, बड़ी छोटी वाली सेल से होते हुए लंबी वाली सेल्स, उससे कम में हुए, फिर उससे छोटी सेल, और फिर सबसे छोटी सेल। हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हमको डायरेक्ट एक्सचेंज कराना है, और यहाँ से यहाँ तक नाक में छोड़ के, और इसमें डायरेक्ट अब एल्वियोलाई में थोड़े सीलिया लगा दोगे कि हवा कोई बाहर फेंक दे, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो इन तीनों में तुमने सीलिया लगाया हुआ है। तो इसको अगर अच्छे से याद कर लोगे तो इसके क्वेश्चंस तुम्हें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहां जाके आपका कंप्लीट होता है सिंपल एपिथेलियम। अब एक कंपाउंड एपिथेलियम थोड़ा सा बचा है, ये होता है आपका सिंपल एपिथेलियम का पार्ट, जिसमें एक बारी क्विकली देखेंगे हमने क्या क्या देखा, ठीक है, ताकि कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो हमने क्या क्या सीखा। यस, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको याद रखना है, या तो कवरिंग बनाएगी या तो लाइनिंग। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, ए सेलुलर होती है। ऑरिजिन तीनों में से कोई भी हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू का, एक जगह का एक ही होगा, ठीक है। इसमें से हमने कुछ कुछ ऑरिजिन की एग्जांपल की थी। फिर हमने किया कि एपिथेलियल टिश्यू अगर एक लेयर की है तो सिंपल बोलो, एक से ज्यादा लेयर की है तो कंपाउंड बोलो। सिंपल में 4 बनाओ, सिंपल स्क्वामस, जिसको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और कंपाउंड में 2 बनाओ, जो अपनी शेप चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर हमने ये चारों पढ़ा, ये चारों में देखो क्या पढ़ा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बारीक काम जहां कराना है वहां लगाओ। एक्सचेंज के लिए लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एल्वियोलाई में लगा दो। बाउमेंस कैप्सुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए लगा दो। एंडोथेलियम होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जहां ब्लड छूता है तो इतनी जगह पे प्रेजेंट होगी। और मेसोथेलियम हम सिलोमिक एपिथेलियम को कहते हैं, वो भी क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। फिर हमने सिंपल क्यूबॉइडल सीखा, कहाँ का है, जहां पे हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किए, ना ब्रश बॉर्डर बनाया, ना सीलिया लगाया, ना ग्लैंड लगाया। डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, थायराइड फॉलिकल और जर्मिनल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर हमने इसी को कर दिया था पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में, और सिलिएटेड हमने इसी को कर दिया था स्मॉलर एंड वाले ब्रोंकियोल्स में। फिर हमने किया कि सिंपल कॉलमनार कहाँ पे है, सिंपल कॉलमनार है ग्लैंडुलर में, सिंपल कॉलमनार हमने एक भी नहीं किया, हमने इसकी मॉडिफिकेशन की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हम म्यूकस सिक्रीट कराते हैं गॉबलेट सेल से, तो बीच बीच में हमने कॉलमनार सेल को गॉबलेट सेल बना दिया, तो ग्लैंडुलर हो गया। ब्रश बॉर्डर भी हमने यहाँ पे लगाया है जीआईटी में, जैसे कि इंटेस्टाइन में, वहां पे तुम्हें सरफेस एरिया बढ़ा के क्या करना है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है। और सिलिएटेड हमने लगाया ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, फैलोपियन ट्यूब और वेंट्रिकल। ध्यान रखना पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या है, पीसीटी में माइक्रोविलाई लगाया है, फैलोपियन ट्यूब में
सीलिया लगाया है, तो कहाँ पे माइक्रोविलाई लगाया है, कहाँ पे सीलिया लगाया है, कहाँ पे क्यूबॉइडल लगाया है, कहाँ पे कॉलमनार लगाया है। एक रफ कॉपी बनाएंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस के फॉर्म में याद कर करके लिखेंगे, तभी आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में, जो कि आपको पता है फॉल्स मल्टीलेयर्ड है। इसमें सिर्फ एक मॉडिफिकेशन करनी है, सीलिया। तो जब मॉडिफिकेशन नहीं की तो नॉन सीलिएटेड कह दो, वो प्रेजेंट होती है नोज में, और जब मॉडिफिकेशन की तो उसको सीलिएटेड कह दो, वो होता है ट्रैकिया में। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसके बाद हम कवर करेंगे बेटा कंपाउंड वाला एपिथेलियम। अब स्टार्ट करते हैं बेटा एपिथेलियम का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। पहले आपको बताया था कि अगर हम एपिथेलियम की एक लेयर लगाएं तो सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे, और जो तो हमने एक से ज्यादा लेयर लगाई तो अपन उसको कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम एक से ज्यादा लेयर आप कहां लगाओगे, जहां प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। तो जहां जहां पे अपने को प्रोटेक्शन चाहिए, वियर एंड टियर का खतरा हो, वहां पे हम कंपाउंड एपिथेलियम रख लेंगे। वेरी सिंपल। कंपाउंड एपिथेलियम में करना क्या है, ये रही पहले सबसे नीचे एक लेयर, इसको कह दो बेसल लेयर। सबसे नीचे वाली लेयर को कह दो बेसल लेयर। अब ये जो सबसे नीचे वाली बेसल लेयर है, ये दो टाइप की हो सकती है, या तो क्यूबॉइडल और या तो कॉलमनार, क्योंकि इस सबसे नीचे वाली लेयर को ऑफ कोर्स इसके ऊपर की सारी लेयर्स का भार उठाना है। तो स्क्वामस सेल बेचारी खुद ही इतनी पतली होती है, इतना भार कैसे उठाएगी, तो अपन नीचे वाली लेयर को या तो क्यूबॉइडल या तो कॉलमनार रखेंगे, और ऊपर वाली सारी लेयर्स का नाम रख दो सुपरफिशियल लेयर्स। जो ऊपर सरफेस पे है वो हो गई सुपरफिशियल लेयर्स। तो ऐसे अगर एक से ज्यादा लेयर्स हो जिसमें एक बेसल लेयर है और उसके ऊपर कई सारी सुपरफिशियल लेयर्स हैं, तो ऐसी एपिथेलियम को हम कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। और हम एपिथेलियम है इसलिए नीचे क्या लगाना नहीं भूलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बेटा इस कंपाउंड एपिथेलियम के भी दो टाइप्स होते हैं। इस कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसमें एक से ज्यादा लेयर्स तो है, कंपाउंड तो है, पर कुछ तो ट्रांजिशन करती है। ट्रांजिशन मतलब अपने शेप में कोई चेंज करती है, ट्रांजिशन में जाती है। और दूसरा कहलाता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जिसमें एक से ज्यादा लेयर भी है और वो फिक्स है, कोई चेंज नहीं करती है अपने शेप में। तो अपन पहले करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या करना है अपने को, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में भी बेटा एक तो ये बना लो बेसल लेयर, और उसके ऊपर लगा दो कई सारी सुपरफिशियल लेयर, जैसा कि तुमने नॉर्मल कंपाउंड एपिथेलियम में सीखा। तो मैंने वैसा ही काम कर दिया। अब नीचे वाली लेयर को क्या कहोगे, बेसल लेयर कहोगे। ये बेसल लेयर बताओ कैसी कैसी हो सकती है, या तो क्यूबॉइडल हो सकती है और या फिर कॉलमनार हो सकती है, स्क्वामस नहीं होती सबसे नीचे वाली लेयर, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद आते हैं सुपरफिशियल लेयर्स पे। सुपरफिशियल लेयर ये रही, सुपरफिशियल लेयर्स, ठीक है। ये सुपरफिशियल लेयर्स कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बस हमको ट्रांजिशनल एपिथेलियम में याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अभी तक हमने ये फैक्ट पढ़ा था कि कहीं पे भी एपिथेलियम लगाएंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन लगाएंगे ही लगाएंगे, और वहीं पे याद करो हमने यही एक्सेप्शन लिखी थी कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम बस अकेली ऐसी एपिथेलियम है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। तो अगर आपको स्टेटमेंट आएगी कि एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है तो करेक्ट है स्टेटमेंट, लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट आएगी कि एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन विदाउट एनी एक्सेप्शन होती है, तब वो स्टेटमेंट गलत है। आपको एक एक्सेप्शन मिलता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, जहां पे एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। अब बेटा ये करते हैं कि हमने इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोला क्यों। हमने ये तो सीख लिया बेसल लेयर कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, पर सुपरफिशियल लेयर्स कौन सी है और इसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर है ये दो पोजीशंस में होती हैं। एक तो जब ये काम नहीं कर रही हैं, आराम कर रही हैं। रेस्ट के फॉर्म में बेटा ये जो ऊपर वाली
वाली सुपरफिशियल लेयर्स हैं, ये बड़ी बड़ी गोल गोल क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। कहीं पे आपको यही राउंड सेल्स के नाम से भी आएगा, तो हम ये क्यूबॉइडल सेल्स के लिए ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेल्स बेटा जब स्ट्रेच करेंगी, ये वाली एपिथेलियम जब स्ट्रेच करेगी तब ऐसे खिंच जाएगी, और वो जो राउंड सेल्स है वो ऐसे चपटी हो जाएंगी और स्क्वामस शेप में आ जाएंगी, स्क्वामस शेप में आ जाएंगी। और इसी फैक्ट की वजह से ये जो ट्रांजिशन हो रहा है बेटा क्यूबॉइडल का स्क्वामस में, स्क्वामस का क्यूबॉइडल में, इसीलिए हम इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब ये आराम कर रही है एपिथेलियम, तब सुपरफिशियल लेयर्स क्यूबॉइडल है, और जब ये स्ट्रेच करेगी ऐसे एपिथेलियम, उस टाइम पे ये बड़ी सेल्स थोड़ी सी चपटी हो जाएंगी, स्क्वामस हो जाएंगी। अब करते हैं कि ये सेल्स प्रेजेंट कहां पे है, ये वाली एपिथेलियम प्रेजेंट कहां पे है, तो अपने को करना है एग्जाम्पल। बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एग्जाम्पल आता है यूरोथीलियम, यूरोथीलियम। अब ये यूरोथीलियम क्या है, देखो नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है, यूरो प्लस मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट की बात हो रही है, थीलियम मतलब एपिथेलियम। तो बेटा यूरोथीलियम हम वहां के ट्रांजिशनल एपिथेलियम को बोलते हैं जहां पे यूरिन पास होता है। जैसे कि ये प्रेजेंट होती है बेटा यूरिनरी ब्लैडर में, अपना ब्लैडर भी तो खिंचता है ना, जब वहां पे यूरिन इकट्ठा हो जाएगा ब्लैडर में तो उसकी वॉल स्ट्रेच होती है, जब स्ट्रेच होती है तो अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम लगी है, स्ट्रेच होने पे वो क्यूबॉइडल से स्क्वामस शेप में चली जाती है। और जैसे कि बेटा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में इन सब जगहों पे जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम लगी है उसको यूरोथीलियम कहते हैं। जैसे अपन ने याद किया था कि एंडोथीलियम जहां जहां ब्लड छू रहा है वहां की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को कहते हैं, वैसे ही अच्छे से ध्यान रखना कि यूरोथीलियम तुम वहीं पे कहोगे जहां पे यूरिन टच करता है और वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही होनी चाहिए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ही यूरोथीलियम बुलाएंगे अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे यूरिन टच कर रहा है पर वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम ना हो तो आप उसको यूरोथीलियम नहीं बुलाओगे, यूरोथीलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम को कहते हैं। अब इसमें जो आपको नेक्स्ट बात याद रखनी है वो है यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा बेटा दोनों का कर लेते हैं, एक हो गया फीमेल यूरेथ्रा, एक हो गया मेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा आपको पता है छोटा होता है, मेल यूरेथ्रा बड़ा होता है। तो फीमेल यूरेथ्रा में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही छोटा है फीमेल यूरेथ्रा और पूरा का पूरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम का यूरेथ्रा बना है मतलब कि यूरोथीलियम है, फीमेल यूरेथ्रा में यूरोथीलियम है, कह दोगे यहाँ पे। मेल में आओ बेटा, मेल का यूरेथ्रा अगर हम बनाएं, मान लो हम करते हैं कि ये मेल यूरेथ्रा प्रेजेंट है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में हमको क्वेश्चंस पूछते हैं, एक एंटीरियर पोस्टीरियर करके और एक प्रॉक्सिमल डिस्टल वर्ड यूज करता है। बेटा यूरेथ्रा जहां से स्टार्ट हो रहा है ब्लैडर के बाद, ये वाले पार्ट को अपन कहते हैं एंटीरियर पार्ट। ये यूरेथ्रा का एंटीरियर पार्ट होता है, टॉप पार्ट होता है। तो ये इधर साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा। ये हो गया पोस्टीरियर यूरेथ्रा। इसी तरह एक वर्ड मिलती है बेटा प्रॉक्सिमल या डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब जो पास हो, तो इधर बेस होगा यूरेथ्रा का, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इसी को लिखोगे बेटा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। या क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, तो एंटीरियर या प्रॉक्सिमल इधर के हिस्से को बोल रहा है, पोस्टीरियर या डिस्टल बाद के हिस्से को बोल रहा है, एंड वाले ओपनिंग साइड वाले हिस्से को बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट बात, अब अपने को करना है कि एंटीरियर या प्रॉक्सिमल पार्ट में कौन सी एपिथेलियम लगी हुई है अंदर में और यहाँ पे कौन सी लगी हुई है। बेटा ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है यहाँ पे तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, मतलब कि यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे शेप चेंज होगा क्यूबॉइडल से स्क्वामस में, और जहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो और यूरिन पास हो रहा वहां पे तुम क्या बुलाते हो, यूरोथीलियम बुलाते हो। तो यहाँ पे यूरोथीलियम
प्रेजेंट है। तो यूरोथीलियम कहाँ पे है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम कहाँ पे है, एंटीरियर या फिर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में, जबकि पोस्टीरियर या फिर डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में यूरोथीलियम नहीं है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम नहीं है। डिस्टल या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। याद करो कौन सी एपिथीलियम, जो हमने सिंपल एपिथीलियम में की थी, जो कि झूठी है, फॉल्स है, स्यूडो है, लगता है कि मल्टी लेयर्ड है पर एक्चुअल में सिंगल लेयर्ड थी। तो यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट में एक्चुअल में सिंपल एपिथीलियम चल रही है। कौन सी सिंपल एपिथीलियम चल रही है बेटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाली। अच्छा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाली चल रही है, मतलब इस वाले पार्ट में ट्रांजिशनल एपिथीलियम नहीं है, कंपाउंड एपिथीलियम नहीं है, तो यहां वाले पार्ट में यूरोथीलियम नहीं कह सकते हो तुम, यूरोथीलियम नहीं है बेटा इस पार्ट में। यूरोथीलियम ऊपर वाले पार्ट में है, एंटीरियर या फिर प्रॉक्सिमल पार्ट में है, जबकि पोस्टीरियर या डिस्टल पार्ट में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है। तो क्वेश्चंस आपको कई तरह से फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। मेल यूरेथ्रा पे, मेल यूरेथ्रा में दोनों टिश्यूज पाए जाते हैं, ऊपर एंटीरियर वाले पार्ट में ट्रांजिशन होगी और नीचे वाले में सिंपल एपिथीलियम प्रेजेंट है। तो आपको बस यही वाली एग्जांपल याद रखनी है, किसके लिए, ट्रांजिशनल एपिथीलियम के लिए। अब अपन नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम पे। नेक्स्ट कंपाउंड एपिथीलियम का टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अब एपिथीलियम है और कंपाउंड है तो वैसे ही बना लो बेटा, ये बना लो बेसल लेयर और फिर उसके ऊपर बना लो बड़ी सारी सुपरफिशियल लेयर्स। ये बना ली हमने सुपरफिशियल लेयर्स, ठीक है। अब देखो फिर से करो, ये कौन सी लेयर हो गई, बेसल लेयर। कैसी कैसी हो सकती थी, क्यूबॉइडल या कॉलमनार। तो जो स्ट्रेटिफाइड वाली एपिथीलियम है जिसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होने वाला और ये कंपाउंड है, मतलब कि एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट है, हमने बना भी लिया। इसकी जो बेसल लेयर है इट इज ऑलवेज कॉलमनार, ऑलवेज कॉलमनार। सबसे बड़ी लंबी वाली जो सेल्स हैं वो इसके बेसल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट अपन ऊपर वाली लेयर्स पे, ये हो गई सुपरफिशियल लेयर्स, सुपरफिशियल लेयर्स। अब सुपरफिशियल लेयर मतलब कॉलमनार के ऊपर कॉलमनार भी रखा हो सकता है, कॉलमनार के ऊपर क्यूबॉइडल भी रखा हो सकता है और कॉलमनार के ऊपर स्क्वामस भी रखा हो सकता है। पर ये जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसमें क्यूबॉइडल और कॉलमनार बहुत ही रेयर होता है और हमको नहीं पढ़ना है। तो अपने ने कौन सा पढ़ना है, ये सुपरफिशियल लेयर अपने ने स्क्वामस वाली पढ़नी है, स्क्वामस वाली पढ़नी है। तो हम जो एपिथीलियम कंपाउंड में स्ट्रेटिफाइड वाली पढ़ने वाले हैं वो कैसी है, नीचे कॉलमनार सेल्स है और ऊपर सारी स्क्वामस सेल्स हैं। और इसीलिए बेटा इस एपिथीलियम का नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम, स्क्वामस एपिथीलियम। तो नाम से हमको ये पता चल गया कि स्ट्रेटिफाइड है मतलब कंपाउंड है, एक से ज्यादा लेयर है और सबसे नीचे वाली कॉलमनार होगी, ये फिक्स है। ऊपर अगर स्क्वामस होगी तो यहाँ पे नाम में स्क्वामस आ जाएगा। तो हम जितने भी एग्जांपल्स करने वाले हैं वो हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की ही करने वाले हैं, जो कि कंपाउंड है, इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होता, प्लस इसमें जो बेसल लेयर है वो कॉलमनार है और ऊपर की लेयर्स कैसी है, स्क्वामस है। अगर यहीं क्यूबॉइडल लिखा होता तो ऊपर की लेयर्स क्यूबॉइडल है, यहीं पे कॉलमनार लिखा होता तो ऊपर की लेयर्स कॉलमनार है। पर अभी हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम, हम ये वाली सिचुएशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें बेटा कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये जो बेसल लेयर है ना इसके कुछ नाम है, कुछ स्पेशल फैंसी से नाम है, जैसे कि स्ट्रेटम बेसालिस, इसी को कहते हैं, बस बेसल लेयर का फैंसी नाम है स्ट्रेटम बेसालिस। इसी तरह इसका एक और नाम है बेटा स्ट्रेटम मालपिजाई, और इसी को कहते हैं बेटा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम,
नेटिवम। तो ये तीनों बस इस बेसल लेयर के ही फैंसी नाम है, बेसालिस, मालपिजाई और जर्मिनेटिवम। इसी तरह सुपरफिशियल का एक फैंसी नाम है, ये जो स्क्वामस वाली सेल्स है इसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो अगर आपको इन 4 स्ट्रेटम में से कोई भी वर्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से वाली लेयर की बात कर रहे हैं। अब करते हैं स्ट्रेटम के एग्जांपल्स। उसके लिए अपने ने एक काम करना है, अपने ने ये कॉर्नियम वाली सेल्स में, ये ऊपर वाली सेल्स में कहीं कहीं पे केराटिन भर देना है, इसके अंदर केराटिन भर देना है और कहीं कहीं पे नहीं भरेंगे, मतलब किसी एपिथेलियम, किसी कंपाउंड एपिथेलियम में भरेंगे और किसी में नहीं भरेंगे। और इस हिसाब से बेटा इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक का तो नाम हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो लिखोगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम तो है। अब ये कैसी हो जाएगी? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और दूसरे का नाम हो जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। पूरा नाम लिखने से हमको वहीं पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं बेटा, कि एपिथेलियम है, स्क्वामस टाइप का ऊपर का सेल्स है, स्ट्रेटिफाइड है मतलब मल्टी लेयर्ड है, और नॉन केराटिनाइज्ड मतलब हमने ऊपर में केराटिन नहीं भरा है, और यहाँ पे केराटिनाइज्ड मतलब हमने ऊपर में केराटिन भरा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज छूट गई, यहाँ पे ऐड कर लो। एपिथेलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन लगाना मत भूलना, ठीक है? ये लगा देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? ये तो तुमको पता ही है कि ट्रांजिशनल को छोड़ के सब में लगाना है, ठीक है? अभी आ जाओ बेटा, क्या डिफरेंस है इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली ऊपर की जो स्क्वामस सेल्स हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम कौन सी वाली सेल्स हैं? स्क्वामस सेल्स हैं। उसमें जो तो अगर तुमने साइटोप्लाज्म हटा के इसका प्रोटोप्लाज्म हटा के, लिविंग कंटेंट हटा के वहां पे केराटिन भर दिया, क्या भर दिया? केराटिन भर दिया, तो इसको कहोगे केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। मतलब तुमने ऊपर के स्ट्रेटम कॉर्नियम में जो कि सुपरफिशियल लेयर्स हैं, जो कि स्क्वामस टाइप की हैं, उसमें प्रोटोप्लाज्म में केराटिन भर दिया और इन सेल्स को कैसा कर दिया? प्रोटोप्लाज्म हटा दोगे, लिविंग कंटेंट हटा दोगे तो ये सेल्स डेड हो जाएंगी, ठीक? और यहां पे तुमने इसमें प्रोटोप्लाज्म ही रहने दिया, इन सेल्स को डेड नहीं किया और केराटिन नहीं भरा, यहां पे केराटिन नहीं भरा, तो क्या बोलोगे? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है? अब कहां पे ये वाली, कहां पे ये वाली? ध्यान से सुनो बेटा, जहां पे भी वियर एंड टियर का खतरा है वहां पे हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम लगाएंगे, एक से ज्यादा लेयर लगाएंगे। जैसे बेटा स्किन डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये कांटेक्ट में है तो काफी वियर एंड टियर हो रहा है यहाँ पे। अब एक लेयर रखते तो कब की उड़ जाती, तो हमने यहाँ पे मल्टी लेयर रख दी। और बेटा ड्राई एनवायरनमेंट से ये टच में आ रही है, इसलिए हमने ऊपर की सेल्स को, कॉर्नियम वाली सेल्स को डेड कर दिया है और हमने उसको केराटिनाइज्ड कर दिया है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जहां पे भी वियर एंड टियर का खतरा है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होगी, जहां प्रोटेक्शन चाहिए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होगी। अगर वो ड्राई एरिया है तो केराटिनाइज्ड, अगर वो वेट एरिया है तो नॉन केराटिनाइज्ड। बस, तो बस यही बात अब हम लिख लेंगे। आ जाओ एग्जांपल्स करते हैं इनकी। ये क्या क्या हो गया, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। एग्जांपल्स लिखो, कहां कहां पे केराटिन कहां भरना है? जहां वियर एंड टियर का खतरा है और ड्राई सरफेस हो, और जहां पे वियर एंड टियर का खतरा है और वहां पे वेट सरफेस हो वहां पे केराटिन नहीं भरेंगे। ड्राई सरफेस की आपको बस एक एग्जांपल याद रखनी है बेटा, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। हमारा स्किन का जो ऊपर का एपिडर्मिस है उसमें हमने कंपाउंड एपिथेलियम लगाया है और उसमें केराटिन भर के उसको केराटिनाइज्ड कर दिया है,
ठीक है, अब करते हैं कहाँ पे वियर एंड टियर का खतरा है और वहां पे वेट एरिया है। जैसे कि बेटा खाना खाते हैं तो बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग होगी वो वेट एरिया है और वहां पे वियर एंड टियर का खतरा है। तो बक्कल कैविटी में अपन ने क्या लगाया है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और एग्जांपल क्या हो सकती है बेटा इसकी, फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको पता है कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, खाना भी जा रहा है, हवा भी जा रही है, कितनी रगड़ होगी वहां पे, तो इसीलिए वहां पे भी क्या लगाएंगे, और वो वेट एरिया है, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसी तरह बेटा अपर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस, अपर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस में भी लगा है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, और वजाइना की लाइनिंग में भी लगा है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखनी है किसके लिए, नॉन केराटिनाइज्ड के लिए और ये वाली केराटिनाइज्ड के लिए बस। और यहाँ पे आपका फिनिश होता है एपिथेलियल टिश्यू। ये आपका पहला टिश्यू कंप्लीट हुआ है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टिश्यू उठाएंगे, मस्कुलर टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू और फिर नर्वस टिश्यू, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के उससे पूछ सकते हैं। और अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास टॉपिक वाइज के जो भी बुक होगी उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें कोई दिक्कत आएगी तो पूछेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।